और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनको मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ वो बेहद ख़ास है। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ कुसुम वर्मा जी से। ये कुसुम वर्मा जी हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप फोक आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, आपने रेडियो अनाउंसर के रूप में अपना करियर शुरू किया, साथ ही साथ एकेडमिक भी हैं। कई बार ये माना जाता है कि जो आमतौर पे फोक आर्टिस्ट होते हैं वो उतना एकेडमिक नहीं होते हैं, लेकिन आप एकेडमिक भी हैं। आप प्रिंसिपल हैं कन्या विद्यालय में, गवर्नमेंट कन्या राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल हैं। इनकी जो यात्रा शुरू हुई, ख़ास तौर पे जो कला की यात्रा है वो शुरू हुई 1984 से, जब इन्होंने एक छोटे आर्टिस्ट के रूप में मंच पर परफॉर्मेंस की अमिताभ बच्चन के सामने इलाहाबाद में, जब अमिताभ बच्चन पहला चुनाव लड़ने गए थे अपना, और अमिताभ बच्चन के हाथों जब ये पुरस्कृत हुई तो आप समझ सकते हैं कि वो स्मृति मिटने वाली नहीं है। और वहाँ से जो इनकी कला यात्रा शुरू हुई वो आगे ही बढ़ती गई। आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, म्यूरल आर्ट में भी आप लाजवाब हैं। हमारे जो पीछे आप 2 पेंटिंग्स देख रहे हैं उसमें एक आपकी फ़ोटो है और दूसरा जो मिरर है वो एक आप कुसुम जी के द्वारा ही बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी प्रतिभावान है। चलिए ये बातें तो अब हम बात करेंगे सीधे कुसुम जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपका करियर शुरू हुआ अनाउंसर के रूप में इलाहाबाद से। उस समय आप पढ़ाई भी कर रही थी, तो पढ़ाई और युवाणी आकाशवाणी पर जो युवा होते हैं उनका एक कार्यक्रम था जिससे आपने अपना करियर स्टार्ट किया था। उस दौर में हम लोगों को बताइए कि ये दोनों चीज़ें कैसे करती थी। खुद भी पढ़ती थी, आकाशवाणी पे लोगों को भी जागृत करती थी, प्रेरित करती थी। ये मैं कहूँगी कि मेरी ये संगीत की यात्रा बचपन से मैं कहूँ शुरू है, या ये भी कह सकते हैं कि शायद पिछले जन्म का कुछ छूट गया रहा होगा, कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं कब से मुझे गाने का शौक़ है या डांस करने का शौक़ है। बहुत बचपन से। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं इसको ये ऐसा ही समझती हूँ कि शायद पिछले जन्म का कुछ रहा था संगीत से मेरा जुड़ाव, और इस जन्म में शुरू हो गया। हाँ, बचपन से ही शुरू हो गया। घर में कोई था जिसको ये शौक रहा हो, मम्मी पापा या और कोई? नहीं, घर में किसी को भी फिल्में देखने और गाना सुनने का शौक तो था। पहले तो आपको मालूम है कि मम्मी लोग की शादी के समय का बड़ा बड़ा रेडियो होता था। और रेडियो छोटे थे तो रेडियो पे जब गाना आता था, मैं गाने की बहुत शौकीन थी, बहुत छोटी थी। मुझे लगता है मैं 3rd वार्ड में पढ़ती थी जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था, तब मैं बहुत रोई थी। सब लोग मुझसे पूछे कि तुम क्यों रो रही हो, तो मैं समझ ही नहीं पाई मैं क्यों रो रही हूँ। तो हाँ, वो जो संगीत से जुड़ाव, हाँ, संगीत से जुड़ाव बहुत बचपन से था। तो अनाउंसर के रूप में जब आकाशवाणी आप पहुँची, वो कैसे पहली बार आपका सिलेक्शन वहाँ हुआ? जी, मैं गाती थी और धीरे धीरे लोक संगीत की तरफ बचपन से जुड़ी। तब मुझे लोक संगीत के बारे में बहुत मालूम नहीं था कि जो मैं गा रही हूँ ये लोक संगीत है, इसका क्या महत्व है, ये किस अंचल का है। लोकगीत का मतलब मुझे लगता था कि गुजराती, मराठी, ये जो गाए जाते हैं उसको लोकगीत कहते हैं। तो जब तमाम भाषाओं के गा भी लेती थी? हाँ, गाती भी थी। हाँ, मरुड़िया लादो जी, बाजूदार बंगड़ी, और ऐसो मारवाड़ में दिनों रे, ऊंचो पहनो घाघरो मैं लाजो मर गई रे। तो ये जो डांस करती थी, और स्कूल में भी कल्चरल प्रोग्राम में सबसे आगे रहती थी। मुझे याद है जब मैं बीए कर रही थी जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से। हाँ, यूनिवर्सिटी से इसलिए मैंने नहीं किया ग्रेजुएशन कि मुझे पीजी तो यूनिवर्सिटी से ही करना है। मैं ग्रेजुएशन में अपने सारे शौक पूरा करना चाहती थी। कंपटीशन में भाग लेना, एनएसएस कैंप और दुनिया भर के म्यूजिकल प्रोग्राम, ये सब यूनिवर्सिटी में नहीं होते उस तरह जैसे होने चाहिए, या जो मुझे शौक था। तो मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में ऑन द स्पॉट कविता लिखना, कंपटीशन, पेंटिंग, रंगोली और कहानी तुरंत लिखना और उसको उसी अंदाज में बयां करना, ये सब मुझे बहुत शौक था। तो ये किया। जब मैं फाइनल जिस दिन एनुअल फंक्शन का
कोई गेस्ट आता था, कार्यक्रम होता था, तो इतने प्राइज मुझे मिलते थे। जो गेस्ट देने वाला वो कहता था अरे बेटा और सारे प्राइज बच्चों तुम ही ले जाओगे। और बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ दो। क्योंकि गाने का था, डांस का, म्यूजिक जो है ग्रुप डांस का होता था, सोलो होता था, कविता लिखना, कहानी लिखना, रंगोली बनाना, सब मैं आगे भी रहती थी। खूब मुझे शौक था और घर में डांट भी खाती थी। मेरे पापा कहते थे कि जब देखते थे इतना अवार्ड जीत के लाए हैं तो कहते थे कि अब ये सब हो गया, बहुत अब पढ़ाई में ध्यान लगाओ। उनको था कि आपकी अच्छी नौकरी लग जाए, फ्यूचर। वो सोचते थे कि कहीं इसका ध्यान डाइवर्ट ना हो जाए। तो लिखते लिखते, मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है मैं 9th में पढ़ती थी, और पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत डांटते थे कि कॉपी का पेज नहीं फाड़ना है और ये सब नहीं करना है। तो जब हम लोग गाना वाना खूब सुनते थे, जैसे ही पापा आते थे ऑफिस से, रेडियो बंद, सब अपने अपने, कोई कहीं चला गया, कोई किचन में चला गया, कोई पढ़ने चला गया। तो ये पुराने उस समय पेरेंट्स का ये अंदाज था। वो चाहे खुश भी होते थे तो वो हम लोग के सामने ऐसे बयान नहीं करते। हाँ, कितने भी नंबर लाओ, कितना भी फर्स्ट आओ, टॉप करो अपने, तो कहते थे अपने क्लास में टॉप करने से क्या होता है, सारे सेक्शन में जब टॉप करोगी तो मतलब और मेहनत करो। और तो अच्छा, फिर उसके बाद आपकी शादी हुई? हाँ, फिर वहीं से मुझे मैंने लिखा कि हम लोग के सामने पापा बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। कहाँ से कविता लेखन का वो चढ़ा, ये बता रही हूँ कि मैं लिखती थी कि पापा की बातों का रसिया ज़माना, हमने कभी भी ना पाया ये खजाना, डरते रहे हम ताउम्र उनसे, गुजरते गए वक्त यूं जिंदगी के। तो जब उस समय लिखा? हाँ, उस समय लिखा, 9th में पढ़ती थी मैं। पीछे इंग्लिश की कॉपी में पीछे वो काम दे करके ऑफिस गए थे कि शाम को आएंगे तो चेक करेंगे। गर्मी की छुट्टी में भी ये रहता था, जियो था हमारे घर का, कि इतना पढ़ने के बाद ही कोई छुट्टी उट्टी। हाँ, तो जब शाम को पढ़ाने बैठे, हम भी लिख के भूल गए, पीछे अपना कॉपी पलटे, उसके बाद खूब डांटे, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि उसके बाद से उनका रवैया थोड़ा नरम हुआ। तो ये से आपकी यात्रा कला की शुरू हुई। अच्छा, वो अमिताभ बच्चन वाला क्या प्रकरण था थोड़ा? हाँ, डांस का भी मुझे शौक था, बहुत छोटी थी। मुझे घर में, मेरा नाम भारती था, तो अच्छा। जब भी कोई मेहमान आता वो कहता था कि अरे बेटा भारती गाना सुनाओ, तो मैं शुरू हो जाती थी शीशा देख देख करके, वो शीशे में जो है देख देख के एक्टिंग कर करके खूब गाती थी पुराने गाने। सैया छोड़ दे भैया मोरी पति लेकर भैया मुड़ जाएगी, एक बार ऐसे कर रहे उसके बाद पापा आ गए। बहुत डांटा उन्होंने कि पढ़ो लिखो, ये सब क्या है। लेकिन शौक था, वो छूटा नहीं, मैंने कहीं किसी से सीखा नहीं, उन्होंने भेजा भी नहीं। मेरे स्कूल में जाके कहे आते थे कि खबरदार संगीत के क्लास में नहीं बैठना है, इतना स्ट्रिक्ट जो है था नियम घर का। और लेकिन आपको तो संगीत पसंद था। जैसे वो चले जाते थे, बस रेडियो शुरू हो जाता है, फ्रॉक और पहन करके घेर वाली, खूब डांस करना। अमिताभ बच्चन के सामने कौन सा डांस किया था? एक प्रयाग संगीत समिति के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम था, उसमें अमिताभ बच्चन साहब मुख्य अतिथि थे, और उसमें मुझे, उसमें फिल्म आई थी नाची मयूरी। अच्छा। नाची मयूरी झूम झूम नाच मयूरी वाला गाना था, मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि ये इवेंट था ही ऐसा खास, जिसको हम लोग उस समय सुपर हिट होती थी अमिताभ बच्चन की फिल्में, और हमारे घर में बता दूं कि किसी और हीरो की फिल्म देखना अलाउ नहीं था, सिर्फ अमिताभ बच्चन। तो मेरे पापा खुद ही ले जाते थे दिखाने, तो हम लोग ने अमिताभ बच्चन की उस समय की नमक हराम, पग घुंघरूबान मीरा नाची थी, लावारिस, ये सब सारी शोले वोले सब पहली बार आपने मंच पे देखा उनको? मंच में पहली बार सामने अमिताभ बच्चन साहब को देख करके उस बाल मन में क्या आया, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और उनके हाथों जब मुझे ट्रॉफी मिली, वही दिन था जो आज तक मेरी संगीत की यात्रा जारी है। न जाने किस खोज में कहाँ तक जाएगी, क्योंकि संगीत की कोई था नहीं, अथाह है संगीत। अच्छा, पहले आप बहुत सारे फोक की तरफ थी, फिर शादी के बाद आपने अवधी पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। हाँ, मैंने बीच में मैं फिल्मी गाने भी गाती थी बहुत। अच्छा। तो इलाहाबाद में जब थी तो गाते गाते मुझे किसी कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेडियो के उस समय अनाउंसर हुआ करते थे अशोक जी, वो मुझे मिले, और उस प्रोग्राम में वो जज थे। तब उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो है आकाशवाणी आना, और तब उन्होंने पहली बार मुझे युवाणी से जोड़ा था, और मैंने बहुत दिन वहाँ पर भजन भी गाए, लोकगीत गाए,
और अनाउंसर भी रही कैजुअल। तो संगीत की रेडियो की यात्रा इलाहाबाद से शुरू हुई। छोटी थी तो मुझे लगता था आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है, मशीन के अंदर से कहाँ से आती है, कौन बोलता है इस तरह से इतना सुंदर। तो वो सपना फिर मैं जब लखनऊ आई तो यहाँ वैकेंसी आई और मैंने भरा। आज मैं ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ में अनाउंसर हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने बचपन को आज भी मैं जी रही हूँ, खूब जिया है। जो जो सपने आंखों में भरे थे उन सबको मैंने पूरा किया। वो अवधि की तरफ कैसे सफ़र शुरू हुआ शादी के बाद? जी बिल्कुल सही। शादी के बाद तक मैं फिल्मी गाने गाती थी। मुझे याद है एक बार कि मैं धीरे धीरे पापा से छुप के मैंने प्रयाग संगीत समिति से प्राइवेट फर्स्ट ईयर किया था, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया था। तब मैं ग्रेजुएशन में थी और शादी हो गई। उसके बाद में सतना चली गई। हस्बैंड MPBCS में थे। तो बगल में एक प्रियांशी बच्ची रहती थी, मैंने भी उसके साथ क्लास ज्वाइन कर दिया। अच्छा। हाँ वहाँ पर भी। तो 4th ईयर 5th ईयर वहाँ किया, 4th ईयर किया था वहाँ पर, एक ही साल थे। और एक वहाँ पर थिएटर था, ग्रीन उसका नाम था। अच्छा। पिक्चर हॉल। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्ट हो रहा था। अच्छा। तो प्रियांशी का उसमें कार्यक्रम था। उसने मुझसे कहा कि आंटी आप भी गाते हैं, छोटी थी वो काफ़ी, और आप मेरे साथ चलिए। और हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट थे कि कहाँ जाना है, इस तरह के कार्यक्रम रात में होते हैं। तो मैंने घर में पहली बार उनको बताया नहीं और बिना बताए मैं प्रियांशी के साथ मैं ये कह के गई कि प्रियांशी के साथ जा रही हूँ उसको सपोर्ट के लिए। और उसमें मैंने भी गाना गाया था। अच्छा। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से ज़रूरी बहुत काम है। तो ये उस पिक्चर हॉल में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। तो जो वहाँ आए थे वो मुंबई से आए थे, जो जज वगैरह थे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, नाम मैं भूल रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखिए आपकी आवाज़ अच्छी है, आप म्यूज़िक सीखिए। तो मुझे उनका दिया हुआ गुरु मंत्र, फिर बाद में मेरी बीच में गैप हो गया, छूट गया। फिल्मी गाने गाती थी। कई बार जैसे कोई गेस्ट आया, हस्बैंड भी कहे कि अरे तुम गाती हो तो गाओ, तो मैं भी फिल्मी गाने गाती थी। तो एक दिन उन्होंने टोका कि क्या फिल्मी गाने गाते हो, लता जी गा चुकी हैं, मुकेश साहब गा चुके हैं, उनको तुम क्या गा रहे हो, तुम शारदा सिन्हा जी को सुनो। और कई उस समय जो चर्चित फोक आर्टिस्ट चर्ची नए आई थी। मैं तो यहाँ पे मालिनी दीदी का भी उस समय होता रहता था अक्सर कार्यक्रम। धीरे धीरे, तब तो ये सोशल मीडिया था नहीं, धीरे धीरे जब हमारे गांव में भी औरतें ये गीत सुनाती थी, उसके भाव, तो तब मुझे वो अपनी बचपन की चीज़ें रिकॉल होने लगी, याद आने लगी कि अरे यही इसी तरह की चीज़ें तो मैं भी गाती थी। और तब मुझे उसका मतलब नहीं पता था। जब शादी हो गई और महिलाओं ने इन चीज़ों को बताया कि दुल्हन हमरे वाला गाना सुना, इहू गावा, तो तब मैं फिर वो ढेबरी में रोटी वोटी बनाती रहती थी और वो गाती थी तो मैं लिख लेती थी। हाँ, वो लिखने का वहीं से मुझे ये शुरू हुआ। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, लोगों को सुनना शुरू किया, गाना और भी शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ स्टेज के प्रोग्राम करने लगे। कई बार मालिनी दीदी के साथ भी कार्यक्रम करने का मौका मिला। और आज इतना अच्छा लगता है, चूँकि ससुराल भी मिली अवधि क्षेत्र की, सुल्तानपुर, सब ऐसे बोलने वाले, सब कुछ वहाँ का। तो मैं कब रच बस गई उस माटी की सुगंध में, मुझे खुद ही नहीं पता। मतलब ये कहा जाए कि जैसे पिताजी थे तो वो संगीत की तरफ उतना प्रेरित नहीं करते थे, लेकिन शादी के बाद पति का सहयोग मिला तो आपकी संगीत यात्रा और तेजी से आगे बढ़ी। हाँ, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरे पिता जो थे वो चाहते थे कि मेरे बच्चे ऑलराउंडर बने। वो सामने मुखरित होकर के नहीं कहते थे। पहले एक रेडियो में प्रोग्राम आता था, क्लोजअप संगीत मुकाबला, अंताक्षरी। तब मैं इलाहाबाद में थी और ग्रेजुएशन में थी। तो मैंने पापा से कहा कि लखनऊ में उसका ऑडिशन है, मुझे भी जाना है। तो मेरे पापा ही मुझे लिवा कर लाए थे। बहुत बारिश हो रही थी जब हम इलाहाबाद प्रयाग स्टेशन आए। उन्होंने कहा अब से लौट चलो, अब से लौट चलो। लेकिन हम लौटे नहीं और यहाँ पर आए लखनऊ। ये जो राणा प्रताप की मूर्ति लगी है, इसी के सामने एक बिल्डिंग थी, उसी में ऑडिशन था। और हम लोग कभी पापा के सामने गाते नहीं थे। वहाँ अंदर बुलाया गया, एक शीशे का केबिन था, उसके उस पार पापा बैठे थे, सामने ही मेरे। और
हालांकि मैं रूम बंद था, रूम के अंदर थी। सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, उधर से उन्होंने कहा कि आप गाना गाइए। सोनाली बेंद्रे का गाना उस समय चला था, जो हाल दिल का इधर हो रहा है। अब मैं शुरू करी, जैसी पापा मुझे वैसे मुंह बंद। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा दूसरा सेकंड चांस। फिर उन्होंने कोई गाना दिया। फिर मैं उनको देखी, मेरा मुंह बंद। मेरे पापा समझ गए कि ये मुझे देख करके गा नहीं पा रहे। हाँ, फिर वो उठ के चले गए। उसके बाद मैंने धड़ाधड़ खूब गाने गाए और मैं उसमें सिलेक्ट हुई। तो आखिर वो इलाहाबाद से मुझे यहाँ लाए, सारा उन्होंने कराया। और रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम था, तब पहली बार 93 में मैं इलाहाबाद से लखनऊ दूरदर्शन में कार्यक्रम देने आई थी। फिर जब अवधि का सिलसिला चला, आप तो अवधि को कई विदेशों में भी कई जगह लेके गई हैं, वहाँ भी आपके कार्यक्रम हुए हैं, कुछ रिकॉर्ड भी बनाए हैं कि जो शादी में लगातार शादी वाले गाने हैं, कुछ उनके बारे में बताइए कि अवधि को कैसे आपने आगे बढ़ाना जी। बिल्कुल, आज के समय अगर मैं कहूँगी तो मैं रच बस रही हूँ या गई हूँ, कहना तो उचित नहीं है। कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, हमेशा यात्रा चलती रहती है। तो फिर जब मैंने गाना शुरू किया, लोगों की पढ़ना शुरू किया, तो फिर ऑल इंडिया रेडियो का फॉर्म भरा, बी ग्रेड हुई, फिर बी हाई ग्रेड हुई, अब ए की तैयारी कर रही हूँ। और बहुत सारे अपने स्कूल में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया और एक साथ करीब 190 बच्चों को मंच पे उतारा था, लोक गायन और लोक नृत्य में। अच्छा। करीब 15-16 देशों में, जिसमें से बहुत ऐसे देश हैं, न्यूजीलैंड कहूँ, मॉरिशस कहूँ, सिंगापुर कहूँ, जो लोग आंखों में सपने रखते हैं कि हम भी वहाँ जाएं। ऐसे देशों में मैंने कार्यक्रम किया है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, चाइना भी गई। और पिछली बार जब विश्व हिंदी दिवस वो चल रहा था तब मॉरिशस भी गई, भूटान, नेपाल। लेकिन ख़ास एक यात्रा मैं उसको मानूंगी श्रीलंका की। अच्छा। कि जब मुझे अशोक वाटिका जाने का। अशोक वाटिका सब लोग इतना दिन से पढ़ते रहते हैं, इतना रामचरितमानस में, रामायण में देखते रहे, पढ़ते रहे, सुंदरकांड। और मैं तो इलाहाबाद की हूँ और हम लोग ने बचपन से रामलीला बहुत देखी है। बिल्कुल तैयारी करके सब बच्चे जाते थे, कुछ लोग 4 लोग पहले ही जाके डट के जगह ले लेते थे। तो जो चीज़ें बचपन से रची बसी थी, जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे थोड़ी देर अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ अशोक वाटिका में रोए खड़े हो गए। और वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, राम लक्ष्मण सीता जी का, बहुत सुंदर, हनुमान जी। पीछे एक छिछली ऐसी पहाड़ी नदी जैसी बहती है और बड़े बड़े चट्टान हैं, उस पर पैर पंजे बने हुए हैं बंदर के जैसे, ऐसा। तो मैंने पूछा भी वहाँ के गाइड से, तो उसने कहा कि मंकी मैन सुपर पावर हनुमान जी। हाँ, उसने कहा कि ये। तो फिर मैंने वहाँ पर मंदिर में बैठ करके बहुत भजन गाए। और जब भजन गा ही रही थी, 2-3 भजन गाए, तो पीछे मुड़ के देखा, जितने टूरिस्ट आते जा रहे थे वो पीछे ज्वाइन करते जा रहे थे भजन गाने। हाँ, कुछ वहाँ पर साउथ इंडियन भी कुछ लोग थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे, तो उनको लैंग्वेज नहीं समझ में, तो क्लैपिंग करते रहे ऐसे। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि सब आंख बंद करके, जैसे लगता था कि कहीं खो गए हैं अशोक वाटिका में सीता जी की। जब मैं गा करके भजन उठी तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इतना रोई, मुझे लगा कि सीता जी यहाँ थे, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जिनको अपने गॉडेस के रूप में देखते हैं, आज वो हैं। तो आगे कुछ संगीत के क्षेत्र में आपको क्या करना, आप कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हैं, तो ये अवधि के ये गाने हैं? मैंने 2 रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अच्छा। जी। एक रिकॉर्ड मैंने बनाया था चैत्र से लेकर के फागुन तक के जितने भी पर्व होते हैं, तीज, त्योहार, पर्व, उस पे सब पे गाने मैंने गाए थे। करीब 6 घंटे का ये कार्यक्रम हुआ था। और चैत्र से लेके फागुन तक 12 महीने में जितने भी तीज, त्योहार, पर्व पड़ते हैं, सब पे गाना गाया था। शादी को लेके भी? हाँ, एक रिकॉर्ड ये बनाया था। एक रिकॉर्ड ये बनाया था कि मंच पर ओरिजिनल शादी हुई, वर और वधू के सब लोग आए, बकायदा वहाँ से शुरू किया था हमने, गोद भराई, तिलक और विवाह, ये हुआ था। मंत्रोच्चार और लोक गीतों के द्वारा पूरी शादी हुई थी। और स्टेज पे ही फेरे हुए, सिंदूर पड़ा, बुआ आई, सब कुछ हुआ। अच्छा। और उसी स्टेज से विदा होकर दुल्हन अपने ससुराल चले गए। हाँ, ये ओरिजिनल शादी।
और कितने यहाँ पर लोक संगीत की विदुषी मानी जाती हैं। अवध की स्वर कोकिला आदरणीय जो है कमला श्रीवास्तव जी भी वहाँ उपस्थित थी, विमल पंत दीदी थी, ये लोग सब वहाँ थे, आए थे। और उन्होंने कहा कि हमने आज तक ऐसा हमने कभी कार्यक्रम नहीं देखा। और दूल्हा दुल्हन को खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे भी बहुत आशीर्वाद दिया कि तुमने ये तो गजब की परंपरा कर दी। अच्छा, फिर जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं वो क्या क्या है? वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोकगीत, कुछ नए भी लिख रही हूँ, अपने लिखे लोकगीत भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। पुराने जो हमारे पारंपरिक हैं, धरोहर हैं, उनको भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि मॉरिशस में गई थी तो वहाँ पर जब एयरपोर्ट पे उतरी तो वहाँ माला पहना करके नमस्कार के साथ स्वागत हुआ, नमस्कार। तो इतना अच्छा लगा ही नहीं कि हम इतनी दूर, हाँ, भारत से बाहर हैं। और जो गाइड थी हमारी पूनम, इतना अच्छा हिंदी से, तो मैडम आप लोग की यात्रा अच्छी रही। मैंने कहा इतनी अच्छी हिंदी उसके सवाल पे मैंने भी सवाल पूछा कि अरे इतनी अच्छी हिंदी यहाँ। तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग अपनी इन परंपराओं को बनाए रखे हैं और बाकायदा हिंदी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बच्चे भी सब लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको संजोइए, यहाँ भेजिए। बहुत सारे लोग वहाँ से, यंतुदेव बुद्धू जी हैं, ये लोग साहित्यकार हैं बड़े बड़े जो जुड़े हैं हमसे और कहते हैं कि आप गीत रिकॉर्ड करिए और यहाँ पर भेजिए। ये तो आपकी कला यात्रा है, इसी में आपने पेंटिंग, म्यूरल आर्ट भी बनाया है जी। तो ये शौक कैसे था, कहाँ से आया? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल मेरी वर्चुअल क्लास चल रही है। कैलिफोर्निया का एक ग्रुप है, अच्छा, जो हाँ लोकगीत सीख रहा है मुझसे। तो कल सुबह 7:30 बजे हमारी क्लास फिर है उनकी, क्योंकि हम 12 घंटे उनसे आगे। ये वहीं के बच्चे हैं या यहाँ बच्चे नहीं, लेडीज हैं। अच्छा, लेडीज। हाँ, तो ये वही हाँ। उसमें करीब 25 लोग जुड़े हैं, जिसमें से कुछ ऐसी लेडीज हैं जो जब शादी हुई होगी यहाँ से चले गए वहाँ, तो NRI है। हाँ, NRI है, वहीं की नागरिकता उन्होंने ले ली है। और कुछ लोग फॉरेनर जो हाँ सीखना चाहते हैं, जो भारत की संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। तो 7:30 बजे सुबह जब मैं सिखाती हूँ यहाँ, तो उनका शाम का 7:30 बजा रहता है। तो वर्चुअल के जरिए भी आप जो है कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। जी जी, एक लाइन मैं सिखाती हूँ तो फिर एक लाइन वो सब साथ में, जब मैं सिखाती हूँ तो सब म्यूट कर लेते हैं और फिर सीखते हैं। फिर मैं अपने उसी गाने को रिकॉर्ड करके भी उनको भेज देती हूँ कि आप सब सीखें। लेकिन ये पेंटिंग और म्यूरल, हम वापस सवाल पे आते हैं। जी जी जी। पेंटिंग और म्यूरल भी मैं बचपन से पेंटिंग करती थी। मुझे लगता है कि मेरे मोहल्ले का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं पढ़ के निकला होगा जिसका चार्ट मैंने ना बनाया। अच्छा। हाँ, माइक्रोस्कोप से लेकर के और जीव विज्ञान के जितने भी, केमिस्ट्री के, बृहंद बांध और क्या क्या, बहुत बहुत मैंने, जितने लोगों ने उस समय BEd BTC किया, तो बचपन से सब दीदी भैया लोग आते थे कि मेरा भी बना दो, मेरा भी बना दो। मेरी ड्राइंग अच्छी थी बहुत। फिर बाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वॉश पेंटिंग में डिप्लोमा भी किया। हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे डॉक्टर जगदीश गुप्त, उनके सुपुत्र डॉक्टर अभिनव गुप्त, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हाँ प्रोफेसर, तो उनसे सीखने का सौभाग्य भी मिला। और उसके बाद मैंने लगभग बड़ी अच्छे शहरों में अपनी एग्जीबिशन की। लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस, जबलपुर, जयपुर जवाहर कला केंद्र, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, अहमदाबाद, सब जगह एग्जीबिशन की को। हाँ, और मैंने 2006 में कन्या भ्रूण हत्या पे 25 ऑयल पेंटिंग की सीरीज की थी, जो बहुत ही सुपरहिट रही थी। उसमें से 2 पेंटिंग हमारी नेशनल अवार्ड के लिए दिल्ली नॉमिनेट भी हुई थी। अच्छा जी। तो ये देखिए आप, इस तरह की चीज़ें, जैसे हमारा ये मिरर वर्क है, सिरेमिक वर्क और ऑयल पेंटिंग, वॉश पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, ये सारी चीज़ करती थी। लेकिन अब जॉब के साथ इतनी जिम्मेदारियां हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अब मैं प्रिंसिपल के पद पर सवाल पे आते हैं। जी, तो इसलिए मैंने पेंटिंग को थोड़ा, अब इस समय में चूंकि अवधि से जुड़ी, तो किनारे हो गया, किनारे नहीं, स्वरूप बदल गया। अच्छा। जैसे लोक गायन कर रही हूँ मैं, लोक नृत्य कर रही हूँ। उस समय मैं लोक नृत्य हड़ाहड़ाई
जो लगभग विलुप्त हो चुका है उस पे काम कर रही हूँ। और इसकी मैंने पहली प्रस्तुति संस्कृति विभाग की तरफ से रामायण मेले में अयोध्या में दी थी। अच्छा। और लोगों ने बहुत पसंद किया। हड़ाहड़ाई नृत्य, हाँ, ये हमारे यहाँ एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में भी होता है, सूप पीट करके, है ना, लक्ष्मी आए दरिद्र जाए, किया जाता है। तो ये एक फायर डांस के रूप में भी है कि जब राम जी की सेना लौट करके आई तो दशहरे से ले करके ये वहाँ एकादशी तक का जो समय है ये उसी में किया जाता है कि सब लोग बताते हैं कि कैसे कैसे लंका जलाई गई और कैसे युद्ध हुआ, और उसके जब यहाँ आए तो कैसे स्वागत हुआ, पूजन हुआ, और उसके बाद जब राम आ गए हैं अयोध्या तो फिर अब दरिद्रता का क्या काम, दुख का क्या काम, वो सूप पीट करके भगाया जाता है कि देवता आए दरिद्र जाए। तो ये तो आपकी कला यात्रा थी। हाँ, तो इसके साथ ही एक एकेडमिक यात्रा भी है। जी, आप प्रिंसिपल हैं जी। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया और उत्तराखंड से शुरू किया। पहाड़ों के साथ कुछ अलग लगाव था क्या आपका? पहाड़ों के साथ मैंने पहले भी बताया कि मेरे पापा कहते थे कि पढ़ो, पढ़ाई काम देगी। ये सब कितना भी मैं अवार्ड लेके आती थी वो कहते थे कि अरे वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये हो गया ना, अब पढ़ाई में ध्यान। हर त्योहार के बाद कहते थे हो गया, अब पढ़ाई पे। तो शुरू से वो कहते थे कि जो है लड़कियों के लिए सबसे अच्छी जॉब टीचिंग फील्ड की है, कि आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो भी आप बच्चों के साथ कॉलेज जाएंगे, जब बच्चे लौटेंगे तब तक आप भी लौट आएंगे। तो ये ऐसा कहते थे वो। तो और डांटते भी थे म्यूजिक के लिए। तो पहले मैंने पढ़ाई की, मैंने BA किया, MA किया, MEd किया, और उनके सपनों को पूरा किया। हाँ, आयोग से मेरा सिलेक्शन हुआ लेक्चरर पर, और बहुत जिम्मेदार आप भी है मेरे पहाड़ की पोस्टिंग में। आप सोच रहे होंगे कैसे कि मैं सरिता जो है पढ़ती थी काफी। तो सरिता में जब पर्यटन विशेषांक आता था उसमें पहला फ्रंट पे ही आता था कि मसूरी, हाँ, पहाड़ों की रानी मसूरी और नैनीताल, देहरादून। तो जब मेरी उसमें मांगा गया कि कहाँ पोस्टिंग चाहिए तो आंखों में वही सपने थे, मैं ठहरी कलाकार। हाँ, कलाकार, खूबसूरत सुंदर वादियाँ और उसमें गाना गूंजता हुआ। फिर मैंने ये किया भी, मैं बताऊंगी भी। तो फिर मैंने मांग करके ले लिया। मुझे उस समय नैनीताल तो नहीं मिला, मसूरी भी नहीं मिला, मुझे रानीखेत मिला। रानीखेत भी बहुत खूबसूरत है। रानीखेत भी बहुत। तो मेरे जो कितने साल वहाँ रही आप? करीब वहाँ रही 10 साल। 10 साल में वहाँ रही, 97 से लेकर के 2008 तक। और जब मैं वहाँ ज्वाइन करने गई तो मेरी जो यात्रा थी, पूरी यात्रा किस रोमांच उसमें बीत गई कि मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ, इतनी सुंदर जगह, अब मैं वहाँ पर ऐसे रहूँगी, ऐसे करूँगी, और किस तरह से मैं छुट्टियों में घर वापस आऊँगी। ये जो सबको देखती थी वही था। और वहाँ मैं गई तो मुझे सच में इतना अच्छा लगा। अलका होटल में पहली बार रानीखेत में केमो स्टेशन पे रुकी, और होटल से जब आँख खुली बाहर निकले तो देखे सामने पूरी हिमालय की इतनी खूबसूरत रेंज, उसी में त्रिशूल भी दिख रहा है, नंदा घुंटी भी दिख रही है। तो लगा, और सनराइज का समय था, हिमालय का जो कलर देखा वो नारंगी रंग का हिमालय सुंदर, जबकि हम लोग आर्ट में हमेशा जो हिमालय बनाते हैं वो वाइट और हाँ बर्फीली चोटियों वाला ही बचपन से बनाया था। जो वहाँ दिखा तो इतना रोमांचक लगा, इतना सुंदर लगा। कुछ दिन तो मैं उसी में खोई रही बिल्कुल, कि लगा कि रे मोबाइल था नहीं, घर से भी कम बात हो पाती थी। बहुत अच्छा लगा। हिमालय के मैंने सब रंग देखे, कभी ग्रे कलर, कभी सिल्वर कलर, कभी लगता था चांदी मढ़ा हुआ है, कभी लगता था सोना मढ़ा हुआ है, इतना खूबसूरत। लड़कियों के स्कूल में आपको पढ़ाते हुए कितना समय हुआ? लड़कियों के स्कूल में मुझे पढ़ाते हुए 22 साल। 22 साल। ये जो 22 सालों का सफ़र रहा है, अब जो आप लड़कियां इनको पढ़ा रही हैं और जो पहले आप जो पढ़ती थी, क्या अंतर देख रही हैं? बहुत अंतर है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। रानीखेत जब मैं गई, मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया तो तब मैं भी नई थी, और लड़कियाँ बड़ी इंस्पायर्ड होती थी कि अरे मैम, देखती थी ऊपर से नीचे तक, आज मैम ने क्या पहना है, आज मैम कैसी लग रही है। आज लखनऊ से गई? मैं लखनऊ से गई थी। वो प्लेन्स की कहा जाता ना, आप वहाँ प्लेन्स की हैं। तो बहुत बच्चे भी उसमें से आज भी ऐसे बच्चे हैं जो मुझे हर
टीचर्स डे पे, गुरु पूर्णिमा पर, हर त्यौहार पर विश करते हैं, हालचाल पूछते हैं। और अभी तो इतने साल बाद एक लड़की साइमा मुझसे मिलने आई। अच्छा। उसकी भी शादी यहाँ हो गई थी लखनऊ, जब उसको फेसबुक के जरिए, पता देखिए चला। सोशल मीडिया कहाँ कहाँ काम करता है, सोशल मीडिया के जरिए उसको पता चला कि मैं लखनऊ के इस कॉलेज में हूँ, तो वो मुझसे मिलने आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सब मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स थे फर्स्ट बैच के। समय बदला, जैसे मैं ऑयल पेंटिंग करती थी, अब मैं लोक चित्रकला पे काम करती हूँ। मैंने पेंटिंग छोड़ी नहीं, मैं अब इस पे काम करती हूँ। जो हमारे यहाँ कोहबर बनाया जाता है, दीवालों पे बनाया जाता है, नाग पंचमी पे जो चित्र बनते हैं, इस पे भी काम करती हूँ। तो तब स्कोप कम था, उतनी जानकारी नहीं थी बच्चों की। इतना ही होता था कि ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, और इतना खुला माहौल भी नहीं था कि लोग चले जा रहे हैं यहाँ जॉब करने, वहाँ जॉब करने। तो कहाँ लड़कियों को भेजा ही नहीं जाता था। अपने शहर में अगर जॉब लग गई या कॉलेज मिल गया तो पढ़ो, बाहर नहीं जाना है। अब चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, बदल रही हैं। अब पेरेंट्स की सोच भी और बच्चों की। हाँ, माहौल भी बदल रहा है, और बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया। मोबाइल से वो तुरंत सर्च कर लेते हैं उनको कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनके पेरेंट्स को ही हमें बुला करके काउंसलिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये अच्छा लगता है कि काउंसलिंग करना और उनको समझाना। आज हमारे यहाँ से भी बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बीटेक कर रही हैं, जो कहीं कहीं जॉब कर रही हैं। एक लड़की फरा जो हमारे यहाँ से निकल के मुंबई तक गई, बहुत अच्छा गाती है। हाँ, एक हमारे यहाँ कॉलेज की बड़ी हुई है। तो बच्चे अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और अब खाली एक दो दिशाओं में नहीं, हर जगह वो अपनी जैसी उनकी रुचि होती है उस हिसाब से वो करियर चुन रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हर फील्ड की बच्चों को जानकारी है, और वो जानते हैं कि हमको क्या करना है, कहाँ तक जाना है। ये बदलाव, हाँ, बदलाव हुआ है। अगर उनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते या वो पढ़े लिखे नहीं जानते, तो वो लोग फिर आकर के डायरेक्ट, मैंने कह भी रखा है कि जिसको जो ना समझ में आए वो ज़रूर पूछे। तो बच्चे पूछते भी हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो चलते चलते कुछ आखिरी में आप बताना चाहें जो छूट गया हो? मुझे लगता है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। खूब जीना चाहिए। और अब इस कोरोना पीरियड ने सिखा दिया है, मुझे लगता है सबको, कि ज़िंदगी के हर पल को जीना है। मैं तो ऐसे ही जीती हूँ, एक मिशन लेती हूँ, उस पर लग जाती हूँ एकदम। जब वो पूरा करती हूँ फिर अगले में लग जाती हूँ। इसीलिए मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि अरे आप कैसे कर लेती हैं, आपका जॉब भी है, आप वृंदावन भी चली गई कार्यक्रम करने, आप नोएडा भी चली गई, आप मॉरिशस भी चली गई, आप यहाँ भी चली गई, आप बच्चे, हस्बैंड की पोस्टिंग भी बाहर, आप बच्चों को भी देख लेती हैं, कैसे कर पाती हूँ? तो मेरा ये मैं शेड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे आज के दिन में ये टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का ही पूरा खेल है, वो मैं बना लेती हूँ। मुझे कि जो काम प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है लग करके पहले मैं उसको पूरा कर डालती हूँ। बहुत शुक्रिया कुसुम जी आपका और सभी साथियों आपका। देखिए कुसुम जी की यात्रा इतनी लंबी है, संघर्षशील है, और इन्होंने सफलता के एक मापदंड तय किए हैं कि उसको हम आधे घंटे के वीडियो में तो नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, सही बात। समय समय पे हम मिलते रहेंगे और आप लोगों को कुसुम जी की जो यादें हैं, जो उनके काम हैं, उनसे मिलवाते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया सभी साथियों आपका भी और कुसुम जी आपका भी। नमस्कार।